Yes. Paragraph तो रखिए Now present you sir. can write your present in comment box. Comment box में अपनी present करिए. माइक म्यूट रखिए सब लोग, अपना वीडियो ऑन रखिए. सभी बच्चे अपना वीडियो ऑन रखेंगे. रिकॉर्डेड क्लास है. सभी बच्चे अपना वीडियो ऑन रखेंगे. इस चीज को डेली फॉलो करना है आपको. वेरी गुड युगांतर, यूनिफॉर्म के साथ हो आप. वेल डन. वीडियो ऑन रखिए बेटा सब लोग. माइक म्यूट रखिए, वीडियो ऑन रखिए. बार बार आपको कहना ना पड़े. अभी तक इस समय भविष्य, दीपिका, गौतमी, निधि, परिधि, पावनी, प्रयाग, संस्कृति, सौम्या, उद्देशिका, युगांतर, संस्कृति, अंजलि, ये प्रेजेंट हैं अभी. हेलो गाइस, हमारी कंट्री बहुत ही ब्यूटीफुल है और उससे भी ज्यादा ब्यूटीफुल है इस कंट्री की हिस्ट्री। और ऐसे ही बहुत सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं जिनके बारे में हमें बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, और उसी में से एक में आज मैं मौजूद हूँ। ये है लोधी एरा का टॉम्ब। इसके बारे में हमें बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है क्योंकि जो इसका आर्किटेक्चर है बहुत सामान्य है, और ऐसी ही सामान्य चीजें असामान्य भविष्य का निर्माण करती है। और आइए शुरू करते हैं क्लास 8 की हिस्ट्री चैप्टर 1। तो ये फर्स्ट पार्ट का चैप्टर 1 है। इसके अंदर हम जानेंगे हिस्ट्री का ये लेसन हाउ, व्हेन एंड वेयर। इस लेसन में एक्चुअली बात की गई है कि हिस्ट्री आखिर होती क्या है और भारतीय इतिहास को हम किस प्रकार से समझ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूँ आरती मिश्रा, ये मेरा इंट्रोडक्शन है, यहाँ आप देख सकते हैं। इस लेसन का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है हाउ टू वी पीरियडाइज, यानी कि हम डिफरेंट कालों को किस प्रकार से समझ सकते हैं, उसे किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, और उसके बाद उसकी जो इम्पोर्टेंस होती है वो कैसे हमारे लिए चेंज हो जाती है। भारतीय इतिहास को पढ़ने के बहुत सारी कोशिशें हुई। तो 1817 में जेम्स मिल, जो कि एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट हुआ करते थे और एक पॉलिटिकल फिलोसफर भी थे, उन्होंने एक रचना की, अब हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। उनकी ये जो रचना थी अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ये एक्चुअली 3 वॉल्यूम्स में थी और ये बहुत ही अच्छी रचना मानी गई उस वक्त में। इस रचना की क्या खासियत थी? इस रचना में उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को 3 भागों में डिवाइड करके समझा। पहला भाग था हिंदू, सेकंड मुस्लिम और तीसरा था ब्रिटिश। एक्चुअली में ये जो भारत के अंदर जो रूल्स हुए थे उसके अकॉर्डिंग और धर्म से रिलेट करके उन्होंने ये जोड़ के देखा और इस तरह से इतिहास को समझने की कोशिश की। और इस तरह के डिवीजन को बहुत हद तक लोगों ने एक्सेप्ट भी किया और माना गया कि हाँ, ये बहुत हद तक सही है। लेकिन इसमें फिर भी बहुत सारी खामियां हैं। अगर आप ध्यान से इस बारे में सोचें तो आपको लगेगा कि इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, क्योंकि ये जो डिवीजन है ये अपने आप में ही इसमें काफी सारी दिक्कतें हैं। जैसे कि पहला जो पार्ट है वो हिंदू से रखा गया है, यानी कि जब हिंदू धर्म का आधिपत्य था, जब हिंदू रूलर्स हुआ करते थे। फिर मुस्लिम्स के बारे में बात की गई और उसके बाद ब्रिटिश इंडिया की शुरुआत हो जाती है। जेम्स मिल के अकॉर्डिंग क्या था कि ये जो दोनों टाइम है हिंदू का और मुस्लिम्स का, इस वक्त में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ था। एक पिछड़ेपन की बात की गई है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी इंडिया में, बहुत सारी कुरीतियां थी, सोसाइटी डेवलप नहीं थी। कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो लोग हैं वो अनसिविलाइज्ड हैं, उन्हें रहने का, जीने का, खाने पीने का तरीका नहीं पता। लेकिन जैसे ही ब्रिटिश इंडिया की शुरुआत होती है, जैसे ही ब्रिटिशर्स की एंट्री होती है भारत में, वो इंडिया को सिविलाइज कर देते हैं। वो हमें सिखाते हैं कि एक्चुअली में लाइफ क्या होती है, कैसे मॉडर्नाइजेशन हो सकता है और कैसे प्रगति हो सकती है। लेकिन एक्चुअली में ये इतनी भी इस बात में सच्चाई नहीं है। और इस
चीजों इन सभी चीजों के पीछे कुछ सीक्रेट्स हैं जो छुपे हुए हैं, तो आइए उसे भी समझ लेते हैं। मिल के अकॉर्डिंग क्या था कि जो एशियन सोसाइटीज हैं वो बहुत हद तक यूरोपियन सिविलाइजेशन से लोअर लेवल पे हैं, यानी कि नीचे दर्जे पे उनको देखा गया था। इसमें हमारी इंडिया भी फॉल करती है, क्योंकि इंडिया भी एशियन सोसाइटीज में ही आ जाती थी। तो उनके अकॉर्डिंग क्या है, जो हिस्ट्री है ब्रिटिशर्स के पहले, जो भारत का जो भारत की जो पूरी कंडीशन थी वो बहुत अच्छी नहीं थी। यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम रूलर्स थे जो कि आपस में लड़ रहे थे, और जो कंट्री है वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस कर रही थी। यहाँ पे असहिष्णुता थी, यानी कि रिलीजियस इंटॉलरेंस की स्थिति थी। लोग जाति के नाम पे, धर्म के नाम पर लड़ रहे थे, लोगों में अंधविश्वास था, और इस तरह की जो चीजें हैं वो सोसाइटी में बहुत डोमिनेट कर रही थी। मतलब अच्छाइयों से ज्यादा बुराइयां थी, कुरीतियां थी। लेकिन जब ब्रिटिश रूल आया तो मिल के अकॉर्डिंग अब ये जो रूल है ये इंडियंस को सिविलाइज कर देगा और सोसाइटी को बेटर कर देगा। हालांकि इस बात में सच्चाई भी है, उस वक्त धर्म के नाम पे लोग थोड़ा बहुत लड़ भी रहे थे, और जो जाति व्यवस्था थी ये सब प्रॉब्लम्स तो थी। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल इसे एकदम हम एक्सट्रीम नजर से देखें। और ऐसा कुछ भी नहीं हो गया था कि ब्रिटिशर्स के आने के बाद बिल्कुल इंडिया चेंज हो गया था। हालांकि वो चेंज आया था, लेकिन वो पॉजिटिव से ज्यादा नेगेटिव था। देखिए, हर चीज के जो है एडवांटेज भी होते हैं और डिसएडवांटेज भी होते हैं, तो हमें उन दोनों ही चीजों को देखना है और दोनों ही बातों को समझना है। यहाँ पे बात की जा रही है कि उस टाइम ब्रिटिशर्स का आना बहुत बड़ा एडवांटेज था इंडिया के लिए। मिल के अकॉर्डिंग ये चीज कही जा रही है, जेम्स मिल के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर मैं उस वक्त के एक कॉमन मैन की बात करूं, अगर मैं पीजेंट्स की बात करूं, आर्टिशंस की बात करूं, तो वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे थे, और एक्चुअली में ये सोसाइटी इतनी अच्छी भी नहीं हो गई थी। और ब्रिटिशर्स का जो रूल था वो बहुत बढ़िया नहीं था, क्योंकि वो ब्रिटिशर्स के वजह से उनकी जो लाइफ थी वो बहुत डिस्टर्ब हो गई थी, जो कि पहले ज्यादा बेटर थी। ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि इतिहासकारों ने अब इंडियन हिस्ट्री को यूजुअली इन 3 पार्ट्स में डिवाइड करना शुरू किया, एंशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। ये जो डिवीजन है इसी को के अकॉर्डिंग आज हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं और समझते हैं। एंशियंट इंडिया में हम देखते हैं कि प्राचीन भारत में किस तरह से चीजों की शुरुआत हुई, दूसरे डेवलपमेंट्स के बारे में हम स्टडी करते हैं, वैदिक एरा के बारे में, ऋग्वेदिक एरा के बारे में हम देखते हैं। फिर मिडिवल इंडिया में हम देखते हैं कि जो मुगल काल था वो कैसा रहा, उस बीच में कौन कौन से डेवलपमेंट हुए। फिर मॉडर्न सोसाइटी में हम बात करते हैं ब्रिटिश इंडिया जब शुरू हो जाता है, जब ब्रिटिशर्स आए, फिर जो नेशनल मूवमेंट हुई, सिपॉय म्यूटिनी हुई, और इस तरह की जो क्रांतियां हुई थी। फिर जो आजादी की लड़ाई है, फिर जो आजादी का होना, फिर भारत का स्वतंत्र होना, उसकी पूरी कहानी जो है वो हम मॉडर्न इंडिया में पढ़ते हैं। लेकिन इस डिवीजन में भी अपनी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। ये डिवीजन भी बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। अब देखा जाए तो कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती है, लेकिन ये फिर भी पिछले वाले से बेटर है। क्योंकि अब यहाँ पे क्या है, वैसे तो ये जो डिवीजन है, ये जो पीरियडाइजेशन है, ये हमने वेस्ट से बोरो किया हुआ है। पाश्चात्य संस्कृति में ये चीज जो है प्रचलित है। वहां पे क्या है कि मॉडर्न पीरियड का मतलब क्या है, मॉडर्न पीरियड का एसोसिएशन है ग्रोथ से, जो कि हर जगह हो रही है, मॉडर्निटी आ रही है, अच्छा विज्ञान जो है उसमें बढ़ोतरी हो रही है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रहे हैं, रीजनिंग हो रही है, लोग मतलब एक रैशनल लोगों की थिंकिंग बढ़ रही है, लोग हर चीज के पीछे रीजन सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है। लोकतंत्र की बात करते हैं लोग, जब बात करते हैं लोग लिबर्टी की, इक्वालिटी की। ऐसा जो टाइम है जब ऐसी जो थिंकिंग है लोगों की, वो बात करती है मॉडर्न सोसाइटी की। यानी कि ये जो पीरियड है इसे हम कहेंगे कि ये मॉडर्न पीरियड है, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो। लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो इंडिया का जो ये मॉडर्न पीरियड है, इसमें हम इस तरह की कोई बातें नहीं कर रहे हैं। इसमें तो हम देख रहे हैं कि कैसे ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, कैसे उन्होंने अपना आधिपत्य स्थापित किया, फिर कैसे नेशनल मूवमेंट हुए, फिर कैसे हमने आजादी की लड़ाई लड़ी, है ना। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री है वो दूसरी जो वेस्टर्न कंट्रीज की मॉडर्न हिस्ट्री है उससे बहुत अलग है। इसका जो थॉट प्रोसेस है, इसके पीछे जो थीम है वो बहुत डिफरेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज है, जो मिडिवल टाइम है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं देखा जा रहा है। इस तरह की साइंस, रीजनिंग, डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वालिटी की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। ये सारे जो फीचर्स हैं ये सिर्फ मॉडर्न सोसाइटी के साथ ही एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक जो है वो है एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताते हैं कि जो रिकॉर्ड्स थे वो रखे जाते थे। हम जानते हैं कि ऐसा नहीं है कि ब्रिटिश इंडिया में मतलब सब कुछ बुरा ही था। देखिए, हर चीज में मैंने जैसा कि कहा कुछ अच्छाइयां भी हो सकती है, इसलिए हमने उनसे बहुत सारी चीजें सीखी, बहुत कुछ है जो हमने उनसे लेकर के अडॉप्ट किया। तो जैसे कि एक
कल्चर था उनका बहुत ही बढ़िया था, वो था रिकॉर्ड रूम्स का। डिफरेंट रिकॉर्ड रूम्स का सेटअप करवाया था उन्होंने, जो कि अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस के साथ अटैच हुआ करते थे। जैसे कि मान लीजिए कि ऑफिस है, तो उस ऑफिस के साथ में एक रिकॉर्ड रूम भी होगा। इस रिकॉर्ड रूम में क्या किया जाएगा, सभी जो इंपॉर्टेंट दस्तावेज हैं, जो भी ऑफिशियल रिकॉर्ड है, उनको रखा जाएगा, उनको प्रिजर्व करके रखा जाएगा उनके ऊपर, ताकि बाद में स्टडी की जा सके, उनके ऊपर डिबेट की जा सके। तो ब्रिटिशर्स को क्या लगता था कि सभी जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, पत्र पत्रिकाएं हैं, लेटर्स हैं, कुछ भी है, उन सभी दस्तावेजों को बहुत अच्छे से हमें लिख करके संभाल करके रखना चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा कि अगर फ्यूचर में कभी भी हम चाहें तो उसके ऊपर शोध कर सकते हैं, उसके ऊपर पढ़ाई कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं, उसके ऊपर डिबेट कर सकते हैं। तो ऐसे में क्या हुआ कि फिर जब मध्य काल में देखें 19th सेंचुरी में, इस बीच में क्या हुआ कि प्रिंटिंग प्रेस का डेवलपमेंट हुआ। तो प्रिंटिंग जब फैलने लगी तो अब क्या हुआ, एक चीज की मल्टीपल कॉपीज आने लगी। क्योंकि अब पहले तो लोग हाथ से लिख रहे थे, वो थोड़ा मुश्किल भी हो जाता था, लेकिन अब क्या है कि कुछ भी है तो उसे इजीली फिर उसे कॉपी किया जा सकता था प्रिंटिंग के द्वारा। इस तरह से ये जो प्रोसेस हो रहा था, तो अब क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, वहां पे जो भी प्रोसीडिंग्स हो रही है, जो भी हो रहा है, यानी कि नोबल्स के साथ कोई बात हुई, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस हो रहे हैं, तो उन सभी प्रोसीडिंग्स को अब रिकॉर्ड किया जाने लगा, प्रिंट किया जाने लगा। उसकी डिफरेंट कॉपीज हुआ करती थी। हर ऑफिस के साथ एक रिकॉर्ड रूम को जोड़ दिया गया, आर्काइव्स हुआ करते थे, लाइब्रेरीज हुआ करती थी। ये जो चीज है ये हमने उनसे सीखी, और अब हम देखते हैं कि आज जो हम भी अपने ऑफिशियल रिकॉर्ड्स को बरकरार रखते हैं। इसके अलावा उन्होंने सर्वेज भी करवाए। हालांकि ये जो काम वो लोग करवा रहे थे, ये जो चीजें ये लोग कर रहे थे, एक्चुअली में इसमें ब्रिटिशर्स का ही अपना फायदा था। इनडायरेक्टली वो अपने लिए ही कर रहे थे, क्योंकि अब सर्वे करवाएंगे तो उन्हें हर जगह के बारे में पता चल जाएगा कि कितने लोग रहते हैं, कैसी जमीन है, कैसी पैदावार है। वहां से अब वो कितना चाहे टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। पहले अगर उन्हें जानकारी ही नहीं होगी तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि हम यहाँ से कितना रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं। तो अब क्या हुआ कि उन्होंने सेंसस भी करवाना शुरू किया, डिफरेंट सर्वेज करवाए। 10 साल में सेंसस जो है इसकी शुरुआत हुई कि हर 10 साल में एक बार सेंसस होगा। यहाँ से डिटेल्स लिए जाएंगे कि कितने लोग हैं, कौन से प्रोविंसेस में रहते हैं, वो कहाँ पे कितनी जनसंख्या है, और उनकी जो कास्ट की इंफॉर्मेशन है, कौन से वो धर्म से, कौन सी जाति से बिलोंग करते हैं, क्या काम करते हैं, उनका ऑक्यूपेशन क्या है। इसके अलावा डिफरेंट सर्वेज करवाए गए, जैसे कि बोटेनिकल सर्वे, जूलॉजिकल सर्वे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे, फॉरेस्ट सर्वे, ये सभी सर्वेज करवाए गए। इससे पता चल गया कि अच्छा कहाँ पे क्या है, कैसा है। अगली जो चीज थी, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमें बहुत सारी चीजें हैं जो इतिहास को समझने में हमारी हेल्प करेंगी, क्योंकि ऑफिशियल रिकॉर्ड्स रखे जा रहे हैं, सर्वेज करवाए जा रहे हैं, सेंसस करवाए जा रहे हैं। इससे तो हमें बहुत सारी जानकारियां मिल जाएंगी। लेकिन फिर भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इन दस्तावेजों से हमें नहीं मिल सकती, जो इन ऑफिशियल रिकॉर्ड से हमें नहीं मिल सकती। वो क्या है? अब देखिए, जो लोग थे उस टाइम के, जो कॉमन लोग थे, उनकी क्या फीलिंग थी, वो क्या सोच रहे थे, वो कैसी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे थे, वो कैसे चेंजेस चाहते थे, वो क्या चाहते थे कि उनके जीवन में किस तरह का परिवर्तन आ जाए, वो अपने गोल्स उनके क्या थे, उनकी थिंकिंग कैसी थी, ये सब चीजें हमें कैसे पता चलेगी। तो इन सभी चीजों को जानने के लिए क्या होता है कि हम दूसरे सोर्सेज पे रिलाई कर सकते हैं। हमारे पास लोगों की डायरीज हैं, जो ट्रैवलर्स आया करते थे, जो दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग भारत में आया करते थे, उनके अकाउंट्स हैं। उन्होंने जो भी अपने यात्रा के दौरान लिखा, वो सभी चीजें हैं। लोगों की जीवनियां हैं, जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हुआ करती थी, उनकी ऑटोबायोग्राफीज हैं। तो इस तरह की जो डिफरेंट बुकलेट्स थी, इन्हें लोकल बाजार में बेचा जाता था। तो लोगों को इसमें क्या देखा जा रहा है, हम यहाँ पे जो आम आदमी है वो भी पार्टिसिपेट कर रहा है, वो भी इससे जुड़ता जा रहा है। जो प्रिंटिंग का स्प्रेड हुआ, तो अब क्या हुआ कि न्यूज़पेपर्स भी होने लगे, अखबारों का पब्लिकेशन शुरू हो गया। जब अखबार पब्लिश हो रहे हैं तो लोग क्या है, आम आदमी तो डेली अखबार पढ़ता है। अब वो डेली अखबार पढ़ेगा, डेली सोचेगा, डिबेट करेगा, पब्लिक में मीटिंग होंगी, लोग आपस में मिलके चीजों के ऊपर डिबेट करेंगे कि ये सही हो रहा है या ये गलत हो रहा है, सरकार सही कर रही है या गलत कर रही है, जैसा कि आज भी लोग करते हैं। और जो लीडर्स हुआ करते थे या जो रिफॉर्मर्स हुआ करते थे, ये जो तबका था, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया यहाँ पे, क्योंकि इनके जो आइडियाज हैं वो थोड़े से आम लोगों से फिर भी अलग हैं और थोड़े से मॉडिफाइड हैं। तो ये लोग क्या करते थे, कविताओं की रचना करते थे, लेख लिखा करते थे, नॉवेल्स लिखा करते थे। तो इन लोगों की जो फीलिंग्स हुआ करती थी, वो इस तरह से ये लोग एक्सप्रेस कर दिया करते थे।
अब यहाँ से क्या हो रहा है, एक और चीज की शुरुआत हो रही है। लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना जाग रही है, लोग अपनी फीलिंग को शेयर कर रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि अच्छा, ये जो अखबार में पढ़ रहे हैं हम, ये जो सरकार ये पॉलिसीज ला रही है, ये सही नहीं है, इससे हमें नुकसान हो जाएगा। अब इस तरह से क्या है कि पब्लिक में लोग मीटिंग्स करेंगे, बातें करेंगे, समझेंगे, उसके ऊपर रचनाएं होंगी, तो लोगों का दिमाग थोड़ा खुलेगा, विकसित होगा। अब लोग सोचेंगे कि अच्छा, ये सही है या गलत है, इसके ऊपर क्रांति करनी चाहिए, हमें भी अपनी आजादी के लिए लड़ना चाहिए। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि भारत का जो इतिहास है, उसे हम कहीं ना कहीं साहित्य में भी देख सकते हैं। कुछ चीजें हमें ऑफिशियल रिकॉर्ड से पता नहीं चलती, वो चीजें हमें साहित्य से पता चलती है। वो चीजें हमें लोकल बाजार में बिकने वाली उन पत्रिकाओं से पता चलती है। वो चीजें हमें उन लोगों के दिनचर्या से जो जुड़ा हुआ वो अखबार था, उससे पता चलती है। तो इसलिए इतिहास को पढ़ने के बहुत से तरीके हो सकते हैं। इतिहास जो है अपने आप में कई सारी चीजों को समेटे हुए होता है, और ये अपने आप में एक बहुत ब्यूटीफुल स्टडी होती है। तो यहाँ पे हमने देखा, ये जो चैप्टर 1 था, ये इस बुक का इंट्रोडक्टरी लेसन था। अब जो आगे जो चैप्टर्स आएंगे, उसमें जो है हम देखेंगे कि किस तरह से कॉलोनिज्म की शुरुआत हुई थी, भारत को कॉलोनी बना लिया गया था, और उसके बाद ब्रिटिशर्स का जो रूल हुआ था, वो सारी प्रॉब्लम्स जो हुई थी, उसके बारे में भी हम जानेंगे। यहाँ पे ये लेसन एंड होता है। यस बेटा, सभी ने ये वीडियो देखा होगा। एक बार मैं वापस से इसको स्टार्ट लेकिन करता जो हूँ। देखो, ब्रिटिश रूल कोई आया, भी चीज उन्हीं के अगर आपको अकॉर्डिंग अब ये जो रूल है, ये ब्यूटीफुल है। और यहाँ से उससे मैं भी ज्यादा वापस से इसको स्टार्ट कर रहा हूँ, आप देखते रहिएगा। हाउ, व्हेन एंड वेयर, ये हमारा फर्स्ट लेसन है हिस्ट्री का। सभी मेरी आवाज सुन पा रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. यस, Yes, sir. Yes. ओके Yes, sir. ओके 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 ओके, प्लीज Yes, sir. स्टॉप। अपना माइक म्यूट रखिए बेटा सब लोग। अब सुनिए ध्यान से। हिस्ट्री हमने 6th क्लास में पढ़ी है, 7th में पढ़ी है, और हम 8th में पढ़ने जा रहे हैं। काफी कुछ हम समझ चुके हैं कि इतिहास क्या है, व्हाट इज हिस्ट्री। हिस्ट्री इज नॉट अ पर्टिकुलर डेट्स, हिस्ट्री इज नॉट पर्टिकुलर एक्टिविटीज, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो एक समय से रिलेटेड हो, नहीं। हिस्ट्री हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। क्या सिखाती है? कि हमारा पास्ट कैसा है, हम यहाँ तक पहुंचे हैं तो क्या क्या चीजें हमारे साथ घटी है, कौन कौन से इंसिडेंट्स हमारे साथ हुए हैं, हमारे पूर्वजों के साथ हुए हैं। अब 3 क्वेश्चंस बनते हैं। हाउ, कोई भी चीज अगर हुई है तो वो कैसे हुई है। व्हेन, कब हुई है। और वेयर, कहाँ हुई है। इसमें 3 चीजें हैं। इसको आप 3P बोल सकते हैं, जो मैंने आपको 6th क्लास में भी बताया था, 7th में भी हमने बात करी थी। 3P, फर्स्ट इज दैट पर्सन, सेकंड इज दैट प्लेस, एंड थर्ड इज पीरियड। कोई भी अगर घटना होती है किसी भी तरह की, माइक म्यूट करिए बेटा, इको होता है साउंड। अगर कोई भी घटना होती है तो कहाँ हो रही है, ये हिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है। कब हो रही है, उसका टाइम पीरियड क्या है, और जो घटना हुई है उसके पीछे कारण क्या है, तो वो हाउ में आएगा। ठीक है। जो हम पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, इस पहले चैप्टर में सबसे पहली बात ये होती है कि समय को हम पीरियडाइज कैसे करते हैं। हाउ डू वी पीरियडाइज द टाइम, समय को हम कैसे अलग अलग समय में बदलते हैं। तो कुछ लोग थे जिन्होंने, अब जैसे आप सुनते हो एंशियंट पीरियड, मिडाइवल पीरियड और मॉडर्न पीरियड। तो थोड़ी सी मैं आपको एक अंडरस्टैंडिंग बताऊंगा, जरूर समझने की कोशिश करना। एंशियंट में क्या चीज थी, मिडाइवल में क्या थी, और मॉडर्न में क्या थी, ये चीज हमें समझनी। एंशियंट टाइम में क्या था, हम धर्म के ऊपर बहुत ज्यादा आश्रित थे। वी ऑल डिपेंडेंट ऑन द रिलीजन, हम सबसे ज्यादा धर्म पर डिपेंडेंट थे। जैसे यज्ञ होते थे, सेक्रीफाइस होते थे, है ना। हमने 6th क्लास में पढ़ा था कि वेदास हमने पढ़े, ऋग्वेदास, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन सबको हमने पढ़ा। महाजनपद काल हमने देखा, जिसमें हमने बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इनके बारे में हमने पढ़ा। तो धर्म के ऊपर हम ज्यादा आश्रित थे। छोटे छोटे परिवार, छोटे छोटे फैमिलीज रहती थी, फिर धीरे धीरे वो कबीले बने, एक परिवार से दूसरा परिवार जुड़ा, एक पर्टिकुलर एरिया में सरवाइव करने के लिए हंटिंग, गैदरिंग, ये सब चीजें हुआ करती थी। धीरे धीरे जब वो एक जगह रहने लगे तो उनको एक ऐसा फील हुआ कि जैसे एक विलेज, एक स्टेट या एक डिस्ट्रिक्ट जैसा एक पर्टिकुलर प्लेस में उन्होंने रहना शुरू किया। पहले वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे खाने की तलाश में, है ना, सर्चिंग फॉर फूड। बट
काफी समय बाद में उन्होंने महसूस किया कि हमें एक जगह रहना चाहिए। जब एक जगह रहना उन्होंने शुरू किया, उसके बाद में फिर उन्होंने क्या किया, पशुपालन करना शुरू किया, है ना। कुछ एनिमल्स ऐसे थे जिनको उन्होंने पेट एनिमल बनाया। जैसे सबसे पहले हमने कहा कि डॉग को उन्होंने अपना पहला पालतू पशु बनाया। फिर उसके बाद में कैटल्स को उन्होंने रखना शुरू किया, है ना, गाय भैंस भेड़ बकरी जो भी काऊ है ना, ओक्स है, गोट है, सीप है, इन सबको उन्होंने अपने साथ रखना शुरू किया। धीरे धीरे एग्रीकल्चर की तरफ मोटिवेट हुए। फिर एग्रीकल्चर के साथ साथ उन्होंने पशुपालन करना शुरू किया। मिडाइवल पीरियड में जब जो फॉरेनर्स थे, जो इन्वेडर्स थे, जो हमारे कंट्री में आए, हमारे ऊपर उन्होंने आक्रमण किया, उससे हमारे धर्म में कई विभ्रांतियां, कई कुरीतियां पैदा हुई। तो धर्म थोड़ा पीछे चला गया, बैकग्राउंड में चला गया, और राजनीति कुछ अहम जगह लेने लग गई। जो मुस्लिम आक्रांता थे, जैसे हमने मोहम्मद गोरी के बारे में, महमूद गजनवी के बारे में, बाबर के बारे में, मुगल डायनेस्टी, सेवंथ क्लास में हमने काफी डायनेस्टीज देखी है। सबसे पहले गुलाम डायनेस्टी देखी, उसके बाद में तुगलक, फिर लास्ट में हमने बाबर मुगल डायनेस्टी को देखा। और मुगल डायनेस्टी लगभग कब तक चली, 1857 तक दिल्ली पर पूरी तरह से ब्रिटिशर्स का राज नहीं हो गया, तब तक मुगल डायनेस्टी चलती रही। और 1850 बड़ी क्रांति हुई थी, बहुत बड़ा रेबेल हुआ था। उस रेबेल के बाद में मुगल डायनेस्टी जो थी वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई। अंग्रेजों का राज पूरी तरह से हमारे देश पर हो गया। तो अगर आपसे पूछा जाए हाउ डू वी पीरियडाइज, कि हम अगर समय को बांटते हैं, अगर उसको डिवाइड करते हैं, तो कैसे डिवाइड करेंगे, तो रूलिंग के आधार पर कुछ लोगों ने डिवाइड किया। जैसे मैंने भी बताया एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न। तो एंशिएंट में जहां धर्म विशेष था, मिडाइवल में जहां राजनीति विशेष हो गई, जहां मुस्लिम आक्रांता या विदेशी जो आक्रमणकारी थे उन्होंने अपना सर्वस्व, अपना जो वर्चस्व था वो स्थापित किया। लेकिन मॉडर्न पीरियड में क्या हुआ, साइंस और टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ। आप देखोगे कभी भी एंशिएंट पीरियड में साइंस और टेक्नोलॉजी भी बहुत डेवलप्ड थी। जो सुश्रुत है, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, है ना, चरक, इन सब के बारे में हम पढ़ते हैं। ब्रह्म भट्ट, वो जो ब्रह्मस्फुट सिद्धांत जो दिया था, ऐसे बहुत से विद्वान थे हमारे भारत में। यूनानियों में आपने सुना होगा अरस्तु, प्लेटो, सुकरात और हेरोडोटस। खुद पाइथागोरस के बारे में आपने सुना है, जो आप मैथ्स में पढ़ते हैं, पाइथागोरस प्रमेय, वो भी यूनान के, ग्रीक के विद्वान थे। तो ऐसा नहीं है कि वहां साइंस और टेक्नोलॉजी डेवलप्ड नहीं थी, डेवलप्ड थी, लेकिन फिर भी रिलीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। जैसे यूनान में कहा जाता था कि जो प्रीस्ट होते थे, पादरी होते थे, वो लोगों को भ्रमित किया करते थे धर्म के नाम पर, कि आप अपनी इस दुनिया से छोड़कर, इस दुनिया को छोड़ के कहीं मत जाइए, क्योंकि जो अर्थ है वो फ्लैट है। इस तरह से बोला करते थे, अब फ्लैट अर्थ है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। पादरी ऐसा बोलता था कि ये जो दुनिया है ये गोल नहीं है, कैसी है, फ्लैट है। तो अगर आप जब इस दुनिया से बाहर जाएंगे तो आप गिर जाएंगे, गड्ढे में गिर जाएंगे। तो गैलीलियो ने, आर्यभट्ट ने और बड़े विद्वानों ने, उन्होंने कहा कि नहीं, फ्लैट नहीं है, धरती कैसी है, गोल है, कहीं भी जाओगे तो गिरोगे नहीं। फिर न्यूटन ने कहा कि ग्रेविटी है, अर्थ में क्या है, ग्रेविटी है, ग्रेविटी आपको जोड़े रखती है। लेकिन ऐसे विद्वान जिन्होंने ऐसा सिद्धांत प्रतिपादित किया, तो प्रीस्ट का, धर्म का वर्चस्व ज्यादा था, तो ऐसे विद्वानों को मौत के घाट उतार दिया गया, या तो उन्हें सजा दी गई या उन्हें मार दिया गया, कि आप इन लोगों में जागृति पैदा कर रहे हो। अगर उन लोगों में जागृति पैदा होती है, अवेयरनेस पैदा होती है, तो धर्म के प्रति लोग आकृष्ट नहीं होते हैं। मिडाइवल पीरियड में धर्म का बोलबाला, केवल एक धर्म का बोलबाला रहा, वो था मुस्लिम धर्म, इस्लाम धर्म, या फिर क्रिश्चियनिटी। मॉडर्न पीरियड में आते आते साइंस और टेक्नोलॉजी ने इंसान को सोचने के लिए मजबूर किया कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है। तो जो हम समझ रहे हैं इस चीज को, कि हम समय को कैसे पीरियडाइज करते हैं, तो उसके पीछे ये बेस रहे हैं कुछ। अब एक विद्वान है जो आप इसमें देखेंगे, इनका नाम है जेम्स मिल। 1817 में इन्होंने, ये स्कॉटलैंड के थे। स्कॉटलैंड जो आप देखेंगे ब्रिटेन के पास में ही है। जब आप मैप देखेंगे ब्रिटेन के पास में देखना, स्कॉटलैंड के ये अर्थशास्त्री थे, एक राजनीतिक विद्वान थे और फिलोसफर थे।
इन्होंने एक अपना एक काम पब्लिश करवाया, उसका नाम था हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। और इसमें इन्होंने समय को डिवाइड किया, 3 भागों में डिवाइड किया, जो आप यहाँ देख सकते हैं, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। इन्होंने समय को 3 भागों में डिवाइड किया था। तो ये सब चीजें थी जो हमने आज पढ़ी है। नेक्स्ट क्लास में हम इसको, मैं अब आज तो हमने वीडियो से पढ़ा है, नेक्स्ट क्लास में हम इसको पीपीटी के द्वारा पढ़ेंगे। मैं आप सभी से आपस में डिस्कस करेंगे, तो इसको हम और बेहतर तरीके से समझेंगे। आशा करता हूं आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। कोई भी डाउट्स हो, आप एक नोटबुक बनाइए जिसमें आप अपने डाउट्स को लिख सकें, और नेक्स्ट क्लास में जब भी कोई क्लास हो तो आप मुझसे पूछ सकें। ओके, द क्लास इज ओवर। कोई भी डाउट्स हो, कोई भी चीज हो पूछनी हो, आप नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्लास में आप मुझसे पूछिए। ठीक है? यस Yes, सर। sir. समझ में आया बेटा सभी को? यस सर। Yes, sir. यस सर। ओके यस सर। ओके, लेफ्ट कर दीजिए बेटा, और Yes, नेक्स्ट sir. क्लास के लिए तैयार। जय सर। बाय सर। बाय सर। Bye, sir. Jane. बाय सर। जय हिंद बेटा, जय हिंद। देखो, यह है एक्सटेंशन गूगल मीट का, बट अब अपने यहाँ पर अटेंडेंस हो रही है। देखो, एक्सटेंशन है गूगल मीट, एक्सटेंशन के नाम से आप उसको निकाल लीजिए, तो वो लैपटॉप में या इसमें चलेगा, डेस्कटॉप। खाते नहीं हो क्या हो रहा है? क्या हो रहा है?